बच्चों तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4th नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी सार संग्रह का। इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है हम लोग के लिए, खाना पीना है कि नहीं, जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, है कि नहीं। तो उसी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वन लाइन ऐसा के सारे हैं, रिविज़न करने के लिए बहुत बेहतरीन है। स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो पड़ती है। अब ग्रोथ बहुत स्लो होगा। किस चीज़ कमी होगा तो प्रोटीन की कमी। प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी बॉडी के लिए, प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है, प्रोटीन की कमी होगा तो आपका ग्रोथ भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा या स्लो होने लगेगा। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, तो विटामिन ए आपको मिलेगा दूध से, इसलिए दूध हमेशा खाया करें, विटामिन ए मिलेगा आपको। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है, तो मूंगफली में प्रोटीन ही मिलता है और साथ में फैट मिलता है। फैट कैच में तो उसका जो ऑयल होता है, जो आप मूंगफली खाते हो उसमें जो तेल होता है उससे आपको फैट मिलता है, वो अच्छा वाला फैट मिलता है, ये नहीं ख़राब वाला फैट, अच्छा वाला फैट। जैसे कि तेल से क्या मिलता है, वो ख़राब वाला फैट मिलता है, लेकिन मूंगफली से हमको बेनिफिशियल वाला फैट मिलता है। तो प्रोटीन और फैट दोनों मिलेगा किससे, मूंगफली से मिलेगा। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा को ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके बॉडी में ज़्यादा फैट होगा तो आपके जो अंदर का जो टेम्परेचर बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपको ठंड नहीं लगेगा या आप ठंड में आप सेफ ज़्यादा रहोगे। यानी एक बात मान के चलो कि जो मोटे लोग होते हैं उनको ठंडी कम लगता है, या आप बोल सकते हो एक तरह से। इसलिए आप लोग देखते हो क्या बोला जाता है कि ठंड के समय आप घी खाइए। बोला जाता है ना कि घी खाना चाहिए ठंड में। क्यों खाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है आपको फैट का लेयर जम जाएगा। जब आपको त्वचा है, त्वचा के नीचे क्या होगा, फैट का लेयर जम जाएगा। उससे क्या होगा, आपको जब कोई उष्मा है उसका ह्रास नहीं होगा, यानी कि आपको ठंड वगैरह नहीं लगेगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है, तो याद रखना ऊतक का निर्माण प्रोटीन से ही होता है। इसलिए कि मानते हैं कि ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, विटामिन डी को हार्मोन भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कौन सा ऐसा विटामिन जिसको हम हार्मोन भी बोल सकते हैं, तो विटामिन डी को हार्मोन बोला जाता है। क्लियर है। आगे कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है। प्रोटीन तो आपने खा लिया, लेकिन उसको पचाने के लिए कोई एंजाइम तो चाहिए, तो एंजाइम चाहिए उसके लिए ट्रिप्सिन एंजाइम के साथ प्रोटीन पचता है और किस चीज़ में टूटता है, तो अमीनो एसिड में टूटता है, अमीनो अम्ल में वो टूट जाता है जो प्रोटीन है। लेकिन इसको पचाने के लिए किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए एंजाइम की ज़रूरत पड़ता है, ये दिमाग में डाल लीजिएगा। तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए, प्रोटीन को पचाने के लिए क्या चाहिए आपको, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम चाहिए आपको। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन, एक सेकेंड इसको बड़ा कर लिया जाए, मैं इसको छोटा में पढ़ रहा था, ठीक है। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए। प्रोटीन का वैल्यू पूछ रहा है। अगर वो क्रियाशील महिला है, यानी काम करती है, घर में काम करना या बाहर काम करना, वो क्रियाशील महिला, तो वो प्रोटीन कितना चाहिए, वो भी डेली। तो डेली कम से कम उस महिला को कितना, 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए, है कि नहीं। 45 ग्राम जो भी महिलाएं कार्यशील हैं उनको खाना चाहिए। स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, तो याद रखना है अगर वो स्तनपान कराते उनके बच्चे हैं, बेबी है, तो उनको कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन लेना होगा, ताकि वो प्रोटीन क्या आ जाए, मिल्क में जाए, मिल्क से फिर बच्चे में जाएगा, है कि नहीं। तो याद रखना है अगर समान क्रियाशील महिला है तो 45 ग्राम मैक्सिमम बेहतर है। लेकिन अगर वो क्या है, स्तनपान कराने वाली महिला है या माँ है, तो उनको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली का रूटीन है। नेक्स्ट है लार, सलाइवा किसके पाचन में सहयोग करता है, तो स्टार्च को पचाने के लिए सलाइवा बहुत ज़रूरी है। स्टार्च कहाँ से मिलेगा हम लोग, जो चीज़ जैसे कि चावल हो गया, चावल से हम लोग को स्टार्च मिलता है। स्टार्च समझ लो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट का रूप है। आलू वगैरह खाओगे उबाला हुआ तो उससे भी स्टार्च आपको मिलता है, समझ गए। तो स्टार्च को पचाने के लिए लार बहुत इंपॉर्टेंट है। लार ही स्टार्टिंग में सबसे पहले पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारे मुख से स्टार्ट होता है, जहाँ से क्या निकलता है, लार निकलता है, जो कि स्टार्च से मिलेगा और उसको कन्वर्ट करेगा किसी और चीज़ में, है कि नहीं। आगे देखेंगे लिखा हुआ कि अलसी यानी तीसी, आप जानते हो गाँव में अगर रहते हो तो आप जानते हो कि तीसी क्या होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीन सीड। किसका प्रचुर स्रोत है, तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अलसी या तीसी, इसलिए आपको तीसी खाना चाहिए। इससे क्या मिलता है, ओमेगा 3 मिलता है, जो आपके लिए आई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आँख के लिए, है कि नहीं। ओमेगा 3 आपको मछली के तेल में भी मिलता है, ओमेगा 3 नाम का जो आपका वसीय अम्ल है, ये आपको मछली के में निकलता नहीं। याद रखना अलसी और तीसी, इसमें आपको क्या मिलेगा, ओमेगा 3 वसीय अम्ल की बहुत ज़्यादा प्रचुरता होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है, तो जो मैक्सिमम पाचन जो होगा अधिकांश जो होगा छोटी आंत में हो जाता है। जो बच्चा कुचा रहेगा वो बड़ी आंत में होगा, उसके अलावा तो पाचन फिर होना नहीं है। तो सबसे पूछा कि सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है अधिकांश, तो आपको बोलना है छोटी आंत में,
मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? मांस की अपेक्षा मछली को आप जल्दी पचा जाते हो या लाभदायक उसको ज़्यादा माना जाता है मछली को, क्यों? क्योंकि बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण, यानी से बहुत सारे असंतृप्त वसा होता है, समझ रहे हो? फैट होता है लेकिन वो असंतृप्त होता है, ज़्यादा कंजस्टेड नहीं होता, ज़्यादा उसको पचाने में मेहनत नहीं करना पड़ता है। जो भी आपको फैटी अम्ल है, जो वसा अम्ल है, वो असंतृप्त होता है। इसी कारण क्या मानते हैं, मछली को बेहतर माना जाता है, जल्दी पच भी जाएगा, आपको ज़्यादा फ़ायदा भी करेगा। क्लियर है? तो याद रखना है, मांस से ज़्यादा फायदेमंद क्या होता है? मछली होता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण ख़राब हो जाता है? आपको बताए हैं, इसके कारण ये जमता भी है। देखो दही जो है वो क्या है, एक तरह से ख़राब हो गया है वो। एक्चुअली हम लोग खा लेते हैं क्योंकि वो फ़ायदेमंद वाला बैक्टीरिया है। जो दही जो आपने जमा, एक तरह से क्या दूध को ख़राब होने के बाद ही दही बना है कि नहीं? या आप ऐसे भी दूध को छोड़ दो, दूध फटने लगता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बैक्टीरिया फैल जाता है, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण क्या होता है? दूध फटना शुरू कर देता है। क्लियर है? आप दही जमाते हो तो उसके लिए भी लैक्टोबैसिलस में प्रेजेंट होता है, तो दही जम जाता है। लेकिन रीज़न क्या, वो पका हुआ दूध है। अब पका हुआ दूध में जमता है तो दूध दही जैसा फील आता है, उसका टेस्ट अच्छा लगता है। अगर वही कच्चा दूध आता है तो उसका टेस्ट गंदा लगता है। बस इतना ही अंतर है, लेकिन दोनों के लिए जिम्मेवार कौन है? लैक्टोबैसिलस है। नेक्स्ट है, फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। आपसे पूछ सकता है कि आपके अंदर अगर अम्लीयता है, यानी एसिडिटी और अल्कलाइनिटी, ये दोनों को मेंटेन कौन करता है? तो फास्फोरस करता है। अगर फास्फोरस कमी होगा तो हो सकता है आपका बॉडी में ज़्यादा अम्ल का मात्रा बढ़ जाए, तो आपका लीवर वगैरह डैमेज कर सकता है। हो सकता है क्षारीयता का वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाए, समझ रहे हो? इसलिए फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अम्लीयता और क्षारीयता को मेंटेन करने के लिए। क्लियर है? फास्फोरस। पालक के पत्तों के किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो याद रखना, पालक का जो पत्ता होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा। पालक के पत्ते में आपको क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा। आयरन आपको क्या है? आपके ब्लड के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, आपको ब्लड सर्कुलेशन के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं? आपकी हड्डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, पालक के पत्तों से हम लोग क्या मिलेगा? हम लोग को लौह मिलेगा, यानी कि आयरन मिलेगा। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने के लिए सहायक है? आप लोग समझ गए कि दूध खाने से हमको फ़ायदा है कि नहीं? आपने पढ़ा भी था अभी दूध के बारे में, क्या बताया? विटामिन ए का मुख्य स्रोत, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध है। लेकिन अब दूध को पचाने के लिए भी तो कुछ चाहिए भाई। तो दूध को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है? तो दूध को पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है रेनिन। रेनिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूध को पचाने के लिए। अगर आपके बॉडी के अंदर रेनिन नहीं हो तो आप एंजाइम दूध को नहीं पचा पाइएगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको दूध से एलर्जी होता है, वो दूध को नहीं पचा पाते क्योंकि उनके अंदर रेनिन की कमी होती है। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? आपने पढ़ लिया कि विटामिन ए जो है दूध से मिलता है, लेकिन विटामिन ए स्टोर कहाँ होगा? तो यकृत में स्टोर होगा। कहाँ? यकृत। यकृत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। तो लीवर में विटामिन ए स्टोर होता है। याद रखना, आपसे पूछेगा कि विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, तो अब हिंदी में बोलेगा यकृत, अंग्रेजी में बोलेगा लीवर। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग क्या है? 80% जो भाग होता है हमारे पूरे बॉडी में वो प्रोटीन होता है। याद रखिए, क्योंकि प्रोटीन के साथ से हमारा टिश्यू बनता है। तो सब चीज़ तो टिश्यू से ही बना हुआ है, जैसे आपका अंगुली है, आँख है, नाक हो, सब तो टिश्यू का एक पार्ट है। तो लगभग बॉडी का 80% जो भाग है वो प्रोटीन से बना है। इसलिए देखो कि मस्कुलर क्या होता है, जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो क्या बोलता है कि प्रोटीन खाइए। प्रोटीन खाने से क्या होता है? मसल्स बनता है, नया नया मसल्स तैयार होता है, नया नया एकदम बॉडी बनता है। तो उससे क्या हुआ? आपके बॉडी का पार्ट्स में बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसका मतलब क्या हुआ कि जीवित पदार्थ का लगभग 80% जो भाग है प्रोटीन से बना होता है। समझ गए? सेब का हृदय रोगी के लिए बहुत महत्व है, ये बोला गया। क्यों भाई? रीज़न क्या है? तो रीज़न है कि उसके अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। पोटेशियम का बहुत बेहतरीन स्रोत कौन है? सेब है। इसलिए आपको दिल को धड़कन को बेहतर करना है तो आप सेब खाइए, वो ऐसा चीज़ खाइए जिससे आपको पोटेशियम मिले। इसलिए माना जाता है कि सेब हृदय रोगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत है सेब। इसलिए डेली कम से कम एक सेब खाइए आप। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा है कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व भी समझो। देखो, आप लोग को लगता है कि दूध में सिर्फ विटामिन ए होता है, नहीं। दूध के अंदर विटामिन ए तो होगा ही, प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे। इसके अलावा दो चीज़ें और होंगी, कैल्शियम और पोटेशियम होगा। और आपको ये बताया था पोटेशियम के बारे में कुछ, कि पोटेशियम को दिल की धड़कन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी दूध खाइएगा तो भी आपको दिल की धड़कन बेहतरीन रहेगा, है कि नहीं? या उससे बेहतर है सेब खा सकते हैं। तो ये हो गया। प्रोटीन की अधिकता मात्रा में किस में पाई जाती है? सबसे पूछा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसे मिला, तो आप सोयाबीन में मिलता है। सोयाबीन खाइए, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। अल्फ़ा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? आपसे पूछता है क्रिएटिन जो है ये भी अल्फ़ा वाला, तो अल्फ़ा कैरोटीन जो है प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो हमारे त्वचा के अंदर पाया जाता है। जो त्वचा है ये भी प्रोटीन से बना है, लेकिन किससे से बना था? अल्फ़ा कैरोटीन नामक प्रोटीन से बना है। पूछेगा तो याद बताइएगा, अल्फ़ा कैरोटीन से बना। गेहूँ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूँ में एक प्रोटीन पाया जाता है, उसको बोलते हैं ग्लूटेन। बहुत लोग ग्लूटेन से एलर्जी होता है, तो गेहूँ से खाना
खाने से मना किया जाता है। आपने सुना भी होगा कि आई एम ग्लूटेन, अंग्रेजी थोड़ा बोलता है, लोग बोलता है कि मुझे ग्लूटेन से एलर्जी है कि नहीं। तो ग्लूटेन का मतलब होता है एक तरह का प्रोटीन है, इससे उसको एलर्जी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गेहूँ में ग्लूटेन पाया जाता है, बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन गेहूँ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। समझ गए। तो आपसे पूछ सकते हैं गेहूँ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटेन पाया जाता है। गाय का दूध, इसमें आपको क्या मिलेगा, कैरोटीन तो मिलेगा ही। इसी कारण क्या हल्का रंग पीला होता है। देखो कैरोटीन आपको गाजर में भी होता है, आपको बताया था कि पीला रंग जो गाजर का होता है कैरोटीन के कारण होता है। और गाय के दूध में भी कैरोटीन होता है, समझ रहे हो। इसी कारण जो गाय का दूध होता है हल्का पीला होता है। अगर वो पीला नहीं है आपको गाय का दूध, तो समझिए कि उसमें कुछ गड़बड़ है, या तो हो सकता है उसमें कैरोटीन की मात्रा थोड़ा कम है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है। अब वाइट क्यों दिखता है, देखो पीला भी दिखता है, वाइट भी दिखता है दूध। तो दूध वाइट क्यों दिखता है, तो उसका रीज़न है कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। उसके अंदर अगर कैसीन है तो बहुत वाइट दिखेगा। दूध का रंग अगर वाइट क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कैसीन पाया था। लाल पीला हरा क्यों नहीं होता है भाई दूध, और उजला ही क्यों होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो क्लियर है कि दूध में क्या क्या मिलेगा आपको, प्रोटीन भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, पोटेशियम भी मिलेगा। पीला होगा कैरोटीन के कारण और उजला होगा आपको कैसीन के कारण। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो याद रखना विटामिन सी आपको मिलेगा आंवला में। विटामिन सी जो स्कर्वी रोग के लिए आप क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कर्वी रोग इसका ठीक हो जाता है, यानी कि दांत से जो खून आना होता है और स्कर्वी रोग का पहचान है। तो स्कर्वी रोग आपको खत्म करना है तो आंवला खाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा विटामिन सी इसी में मिलता है। विटामिन डी के प्रमुख स्रोत क्या है, तो विटामिन डी तो हमारे बॉडी के अंदर ही बनता है। इसका मेन स्रोत क्या है, सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें हमारी त्वचा में पड़ती है, त्वचा के अंदर फिर क्या होता है विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है, हमारे बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाता है। तो याद रखना विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सूर्य की किरणें हैं। आपको बताया भी थे कि हार्मोन किसको बोलते हैं, तो विटामिन डी को ही बोलते हैं। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, तो अभी बताए थे विटामिन डी और विटामिन B3। देखो बहुत से लोग को पता नहीं होगा विटामिन B3 भी हमारे बॉडी के अंदर बनता है। तो याद रखना विटामिन डी के साथ विटामिन B3 जो है ये भी हमारे बॉडी के अंदर ही बनता है, बाहर से हमको नहीं चाहिए, हमारे अंदर से हम पैदा कर लेंगे। समझ गए। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है। अब देखो आपने सपना देखा, आपको याद ही नहीं है, तो समझिए कोई एक विटामिन की कमी है, वो विटामिन B6 है। अगर आपके अंदर विटामिन B6 का मात्रा बहुत ज़्यादा है तो आप सपना को बहुत देर तक याद रखिएगा। कोई भी आप सपना देखिएगा आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। क्यों, क्योंकि आपके अंदर विटामिन B6 बहुत अच्छे मात्रा में, अगर कम मात्रा में रहेगा तो आपको सपना याद नहीं रहेगा। विटामिन B6 सब्जियों में मुक्त हमें प्राप्त होता है, तो सब्जियों से क्या मिलेगा, हम नॉर्मली विटामिन ही मिलता है। एक गिलास पानी पीने में कितना कैलोरी मिलती है, तो याद रखना है पानी में किसी भी तरह का एनर्जी नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पानी से एनर्जी मिलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। पानी में एनर्जी नहीं होता है, इसमें 0 कैलोरी एनर्जी मिलता है, किसी भी तरह का एनर्जी नहीं है। सिंपली वो क्या है, वाटर है, लिक्विड एक तरह से लीजिए, बॉडी को मेंटेन करके रखिए। समझ गए। लेकिन उसमें आपको कैलोरी एकदम नहीं मिलेगा। बासमती चावल बहुत सारे आजकल पानी बिकते हैं, कैलोरी के बोला ऐड करके मिलता है, बेचता है, वो सब बेचने का टेक्निक है। लेकिन याद रखना है कि पानी के अंदर अब कैलोरी नहीं होता। अगर कहीं बॉटल पर लिखे कि इसमें इतना कैलोरी एनर्जी मिल रहा है तो समझिए कि इसमें गलत बात है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं, रीज़न क्या है। जब बासमती चावल आप पकाते हो तो उसमें लंबा क्यों हो जाता है भाई, तो उसमें एमाइलेज की उपस्थिति कारण होता है। एमाइलेज प्रेजेंट होता है, इस कारण क्या होता है, वो गर्म होने के बाद फैलता है। तो याद रखना है बासमती चावल के अंदर क्या पाया जाता है, तो एमाइलेज पाया जाता है, जो कि गर्म होने या पकने पर क्या होता है, फैलता है, एमाइलेज। दूध में कौन सा सेक्राइड्स उपस्थित होता है, तो लैक्टोज पाया जाता है, एक तरह का सेक्राइड्स है, लैक्टोज उसमें पाया जाता है। याद रखना दूध का कौन सा सेक्राइड पाया जाता है, उसका नाम है लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, बता चुके थे। विटामिन सी के कारण क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, और सबसे ज़्यादा किसी मिलेगा, आंवला से मिलेगा। अब विटामिन सी का दूसरा नाम आपसे पूछ सकता है, तो स्कॉर्बिक एसिड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं सॉरी स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, बताइए। तो हेपेटाइटिस जो होता है ये मानव शरीर किस अंग को प्रभावित करेगा, तो आपके यकृत को प्रभावित करेगा। यकृत यानी कि लीवर को डैमेज करेगा आपको। अगर आपको हेपेटाइटिस हो गया तो आपके लीवर को ही डैमेज कर देगा, तो आप पचा नहीं पाएगा, खाना पीना सब छूट जाएगा, फिर आप बीमार पड़ जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो याद रखना हेपेटाइटिस जो है ये आपको लीवर को डैमेज करेगा। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है, यानी कि किसका निकालने के लिए, किसको संश्लेषित करने के लिए विटामिन के चाहिए, तो चाहिए, तो उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करना है आपके बॉडी के अंदर, प्रोथ्रोम्बिन, तो उसके लिए आपको विटामिन के चाहिए किसी भी हाल में। प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है, याद रहेगा। पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट्स का संचयन किस रूप में होता है। पौधे और जंतु में हम लोग खाते भी तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे चावल खाए, आलू खाए, सब में कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन हमारे बॉडी में संचयन कैसे होगा, स्टोर कैसे होगा। पेड़ पौधा में कैसे होता है, जंतु में कैसे होता है, तो पेड़ पौधा में स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। याद रखना है पेड़ पौधा में स्टार्च के रूप में, और जंतु हम लोग के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। याद रखना है। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है।
देखो ये बात याद रखना है, आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता। विटामिन हमारे शरीर से नहीं मिल सकता, शरीर के बाहर से हमको चाहिए होता है। ये हम लोग खाते पीते हैं तो ही हम लोग विटामिन मिलता है, हम लोग बॉडी के अंदर विटामिन होता ही नहीं पहले से, तो ध्यान रखना इस बात का। ये कार्बनिक यौगिक जिसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, यानी शरीर के अंदर नहीं होता। एक लास्ट पॉइंट बना के लिखा गया है, देख लेते क्या लिखा हुआ। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडार के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। नहीं समझ में आया? शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए, शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। यानी हमारी बॉडी ऐसा होता है कि ये फैट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। कुल मिलाकर ये लिखा गया है कि बॉडी में इतना क्षमता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग फैट खाने की क्षमता होता है, बहुत ज़्यादा फैट स्टोर करने की हमारी बॉडी में कैपेसिटी है। जितना हो सकता है उससे ज़्यादा स्टोर होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कैसिमस फंक। ये क्या है भाई? ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? ये व्यक्ति का नाम है, कैसिमीर नाम है, कैसिमीर फंक ने क्या खोजा था? तो विटामिन की खोज की थी। याद पूछेगा आपसे कि विटामिन की खोज किसने किया था? तो कैसिमीर फंक ने किया था। कैसिमीर फंक ने विटामिन की खोज की है। विटामिन ए से संपन्न किस कौन से हैं? देखो पहले तो आपको बता चुके हैं कि दूध में विटामिन ए मिलता है। इसके अलावा क्या क्या है जो विटामिन ए उसमें मिलेगा? तो आपके कॉड यकृत ऑयल्स में मिलेगा, शकरकंद में मिलेगा, गाजर में मिलेगा और पालक में मिलेगा। याद रखना है, यकृत यानी लिवर ऑयल, शकरकंद में, गाजर में, पालक में, ये चारों चीज़ में क्या मिलेगा? आपको विटामिन ए मिलेगा। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, यानी कि आपको रात में नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो गई है। आपकी शारीरिक वृद्धि या भार में कमी होना, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। कॉर्निया तथा त्वचा के संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि आपको कम दिखाई दे रहा है, मायोपिया, हाइपरमायोपिया हो गया, कुछ ऐसा आँख से रिलेटेड कुछ है, यानी कि आपको कॉर्निया कुछ डैमेज हुआ, तो विटामिन ए की कमी। यानी जिसका भी आँख खराब है विटामिन ए खाना शुरू कर दीजिए, आपको सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं विटामिन B12 के बारे में। इसका रासायनिक नाम आपसे पूछ सकता है कि विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। अंग्रेजी में तो ऐसे पढ़ते हैं, कोबालामीन पढ़ते हैं, कोबालामीन। ठीक है, साइनोकोबालामीन ये विटामिन B12 का नाम है। याद रखिएगा, साइनोकोबालामीन याद रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं, खट्टे फलों में क्या पाया जाता है भाई? तो कौन सा विटामिन पूछ रहा है? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन मिलेगा? आपको विटामिन सी मिलेगा। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? आपके अंदर बॉडी के अंदर घाव हो रहा है या कट छट गया, तो उसको भरने के लिए आपको विटामिन सी ही चाहिए। ब्लड को रोकना तो समझ लीजिए कि विटामिन सी चाहिए किसी भी हाल में, समझ गए? विटामिन सी लिखा हुआ। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किलोसिस एक बीमारी का नाम है। आपसे पूछ सकते हैं किस विटामिन की कमी कारण ऐसा होता है? तो किलोसिस जो बीमारी होता है विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। विटामिन B2 अगर आपको बॉडी में कमी है तो आपको किलोसिस नाम की बीमारी होगा। थायमीन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन। विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? थायमीन नाम। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? आपको बता चुके हैं कि जल में किसी भी तरह का एनर्जी नहीं मिलता है, लेकिन विटामिन तो प्रेजेंट होगा ना। इसमें विटामिन प्रेजेंट होता है, विटामिन B और C। ओहो, ये नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि विटामिन कौन सा है जो जल में घुलनशील है। यानी बहुत सारे विटामिन के टाइप हैं, लेकिन सारे के सारे विटामिन जो है जल में नहीं घुल सकते हैं। सिर्फ 2 ही विटामिन है, जो विटामिन B और C, ये आपके जल में घुल जाते हैं। जल में आपको तुम घोलोगे, जिसके नींबू है, नींबू को आप आराम से पानी में घोल सकते हो, समझ रहे हैं? तो विटामिन B और C है जो जल में घुलनशील है। जैसे पेलेग्रा और स्कर्वी नामक रोग जो किन किन विटामिन की कमी कारण होता है? पेलेग्रा आपको विटामिन B3 की कमी कारण होगा। विटामिन B3 की कमी कारण क्या होता है? आपको पेलेग्रा होता है, याद रहेगा। विटामिन B3 की कमी कारण क्या होगा? कहाँ गया? हाँ, पेलेग्रा जो होगा आपको विटामिन B3 की कमी कारण होगा। स्कर्वी जो आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। विटामिन C अगर बॉडी में कमी है तो स्कर्वी हो जाएगा आपको। पेलेग्रा याद रखना है, विटामिन B3। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका याद रखना है कैल्सीफेरॉल। कैल्सी का मतलब याद रखना है कैल्शियम से रिलेटेड है। कैल्सी मतलब कैल्शियम, कैल्सीफेरॉल इसका नाम है। यानी कि इसका मतलब कि हड्डी मजबूत होगा विटामिन D से, कैल्सीफेरॉल। इसका दूसरा नाम पूछेगा, रासायनिक नाम पूछेगा तो याद रखना कैल्सीफेरॉल बोलिएगा। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स में आपकी हड्डियाँ कमजोर होती है, हड्डियाँ मुड़ने लगती है, आपको टेढ़ा। बहुत सारे लोग आपको देखिए पैर टेढ़ा टेढ़ा रहता है, क्यों भाई? तो उनको विटामिन D की कमी हो गई, इसी कारण उनको रिकेट्स हो गया। रक्त का थक्का बनने में विटामिन K की आवश्यकता होती है। रक्त को अगर जमाना है, ब्लड बह रहा है, रक्त का थक्का जमाना, तो विटामिन K बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन K की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका। विटामिन K किस विटामिन की कमी के कारण शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली और जनन क्षमता सब के सब कम हो जाता है?
ना ही आप बीमारी से लड़ सकते हो और ना ही आपकी जनन क्षमता बेहतर होगा। तो इसके लिए एस्कॉर्बिक एसिड के कारण है। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी की बात हो रही है। विटामिन सी की कमी होता है तो आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, यानी कि बीमारी से आप लड़ भी नहीं सकते, साथ में आपका जनन क्षमता जो है वो भी आपको कम हो जाता है। तो इसलिए आप जो जनन क्षमता बेहतर करना है तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी खाइए, नींबू खाइए, आंवला खाइए। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? एक सेकंड, संक्रमण रोधी विटामिन संक्रमण को रोकता है। जैसे कोई बीमारी वगैरह हो गया, वो फैल रहा है, अगर वो फैल रहा है तो उसको रोकने के लिए विटामिन ए आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन फैलने से बचाने के लिए ऑलरेडी आपको मतलब कि वो बीमारी हो ही ना, प्रतिरक्षा बेहतर कर लीजिए, उसके लिए आप विटामिन सी खा लीजिए, है कि नहीं। शरीर की प्रतिरक्षा को बेहतर कर देगा तो किसी तरह का संक्रमण होगा ही नहीं। अगर संक्रमण हो गया है, अब उसको संक्रमण को बढ़ने नहीं देना, उसको रोकना है, तो उसके लिए विटामिन ए खाइएगा आप। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया था? आपसे पूछ सकता है कोबाल्ट किस में पाया था? तो विटामिन B12 में पाया था कोबाल्ट। विटामिन B12 के अंदर क्या पाया जाएगा? कोबाल्ट पाया जाता है। अनाज के छिलके मुख्यतः कौन से विटामिन पाया था? तो अनाज के छिलके में क्या मिलेगा? बहुत सारे अनाज के छिलके लोग बेस्ट कर देते हैं, लेकिन याद रखना अनाज के छिलकों में विटामिन पाया था, उसका नाम है विटामिन B1, जिसको आप थायमीन बोलते हैं। विटामिन B1 मिलेगा आपको अनाज के छिलके में, जैसे गेहूँ के भूसा में खाओ और उसमें आपको मिलेगा थायमीन। याद रखना अनाज के छिलके में मिलने वाला है थायमीन, यानी कि विटामिन B1 मिलेगा। अब यहाँ पॉइंट बना के लिखा हुआ कि भोजन में रेशों का महत्व क्या है। अब भोजन खाता है उसमें रेशा भी होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन फूड्स। रेशा मतलब रस्सी ही समझ लो एक तरह से, जो कि हमारी बॉडी में पचता नहीं है। रेशा एज यूजुअल बाहर निकल जाता है, लेकिन फिर भी हमको रेशा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई? तो भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायता करती है, वो पचने में सहायता करता है रेशा। पहला तो ये हो गया, रेशा युक्त भोजन से ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम होती है। याद रखना, अगर रेशा युक्त कहा जाता है उसमें क्या है, ग्लूकोज बहुत कम है, तो जाके आंत में जमेगा नहीं तो ट्यूमर नहीं बनाएगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा वाला चीज़ खाइएगा आप, तो जाके आंत में बैठना शुरू होता है और ट्यूमर बना देता है। तो रेशा युक्त भोजन खाइए, आप ट्यूमर से बच जाइए। क्लियर है? एकदम साफ़ सुफ करके निकाल देगा। आप ये समझ लो ना, जैसे पाइप है, उसमें आप ब्रश डालते हो, बर्तन धोने वाला ब्रश देखो आप, उसको आप पार करो उससे ज़बरदस्ती, तो क्या होगा, पाइप को साफ़ करते हुए बाहर आ जाएगा। जिसका कोई यूज हुआ, पचा हो चाहे नहीं पचा, वो सिंपली क्या होगा, बाहर आ गया। उससे से रेशा होता है, हमारे पूरे बॉडी अंदर वाले पार्ट को एकदम साफ़ करके बाहर निकाल देता है, सफाई का काम करता है, समझ लो। विटामिन ए जो है, रेशा जो है, फाइबर जो है, इसलिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या भाई। तो नेक्स्ट है दीर्घ मात्रिक खनिज, यानी कि मैक्रो मिनरल्स क्या है। ये दीर्घ लिखा है, लघु लिखना चाहिए था। मैक्रो मिनरल्स ये बहुत कम मात्रा में हमको बॉडी के लिए चाहिए। तो पहला था मैक्रो मिनरल्स, जो बहुत छोटे होंगे, दिखाई भी नहीं देंगे, ठीक है। तो पहला था कैल्शियम है, दांतों और अस्थियों की रचना के लिए, आपको दांत या हड्डी को बनाने के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। रुधिर स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए तंत्रिकाओं या पेशियों में कार्य करता है। कैल्शियम जो है, याद रखना है, दांत और अस्थियों की रचना करने में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग से बचाने के लिए हेल्प करता है, तंत्रिकाओं या पेशियों के लिए भी कार्य करता है। तो कैल्शियम खाइए, बेहतर है, आपका तंत्रिका जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। फास्फोरस किस लिए चाहिए भाई? तो ये भी चाहिए, दांत और हड्डियों की रचना के लिए चाहिए, और साथ में अम्ल क्षार का संतुलन करना है। आपकी बॉडी में अम्लता और क्षारता को बैलेंस करना, तो फास्फोरस खाइए, समझ गए। फास्फोरस बहुत ज़रूरी है, आपको इससे पहले ही बता चुके थे। गंधक बहुत इंपॉर्टेंट है, गंधा आपको मिलेगा प्याज से मिलेगा, प्याज खाइए, प्याज से आपको गंधे मिलेगा। इसमें क्या होता है, अनेक अमीनो अम्ल और कुछ हार्मोन से विटामिन का घटक होता है। तो बहुत सारे आपको अमीनो अम्ल मिल जाएंगे, कुछ हार्मोन मिलेंगे, साथ में विटामिन का घटक मिलेगा। पोटेशियम को बता चुके दिल के धड़कन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेन करने के लिए क्या लिखा हुआ, अम्ल क्षार का संतुलन करता है, साथ में जल का संतुलन करता है आपको बॉडी के अंदर। और फिर याद रखिएगा तंत्रिकाओं की कार्यकी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका अगर ठीक से काम करेगा तो आपको हार्ट अटैक भी नहीं आएगा। देखिए पोटेशियम के बारे में कुछ पढ़ा भी था शायद, फिर से देख लो क्या। देखो सेब जो है हृदय रोग के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम पाया था। दूध के अंदर भी हमने बताया था कि पोटेशियम और कैल्शियम पाया था, समझ गए। तो पोटेशियम क्या है, अम्ल क्षार को संतुलित तो करता ही है, साथ में क्या करता है, आपके जल का संतुलन करता है, बॉडी में कितना वाटर चाहिए, तंत्रिकाओं को काम करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन बहुत कम मात्रा में चाहिए। जिसके आप नमक खाते हो तो NaCl होता है, उसमें सोडियम प्लस क्लोरीन होता है, तो वहाँ से आपको क्लोरीन मिल जाता है। तो क्या कहता है, जठरस का अम्ल क्षार संतुलन करने के लिए। देखो ये पूरे बॉडी का नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ जठरस का अम्ल क्षार संतुलन करने के लिए। जो कि बॉडी में जठरस निकलता है उसको संतुलन करना है कि वो अम्लीय है कि क्षारीय, तो उसके लिए आप क्लोरीन खाइए। सोडियम की बात करते हैं तो अम्ल क्षार संतुलन तो करेगा ये भी, लेकिन ये पूरे बॉडी में करेगा, साथ में जल संतुलन भी करेगा, साथ में तंत्रिकाओं की कार्यकी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सोडियम। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम क्या है,
ग्लाइकोलाइसिस एंड एटीपी का क्या आश्रित अनेक उपचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सहायक संगठक है, कोफैक्टर। ग्लाइकोलाइसिस तथा अनेक उपचयी क्रिया के लिए एंजाइमों का सहघटक है, कोफैक्टर ये, यानी एज ए हेल्प करता है और ग्लाइकोलाइसिस वगैरह करने में क्या करता है, हेल्प करता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब बहुत सारे खनिज, इसका प्रमुख स्रोत क्या है, यानी कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा। तो लोहा आपको चाहिए, आपको अंदर बॉडी में लोहा चाहिए, तो केला खाइए और खजूर खाइए। खजूर में बहुत होता है, केला में बहुत ज़्यादा लोहा की मात्रा होता है, तो केला और खजूर खाइएगा, बॉडी को लोहा मिलेगा। पोटेशियम चाहिए जो दिल के धड़कन को कंट्रोल करेगा, इसके लिए पालक खाइए। आयोडीन खाइए, आयोडीन आपको घेंगा रोग से बचाएगा। तो आयोडीन सामान नमक वगैरह खा सकते हो आप। कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम आपको मिलेगा दूध और अंडे से, आपको हड्डी और दांत को मजबूत करेगा, साथ में तंत्र को भी क्या करता है, बेहतर बनाता है। तो दूध और अंडा खाइए, बहुत ज़्यादा वो कैल्शियम मिलने वाला। कौन सा तत्व जो है किडनी की पथरी को बनने में रोकता है। तो किडनी की पथरी को रोकने के लिए आपको मैग्नीशियम खाना होगा। मैग्नीशियम जो क्या करता है, किडनी में पथरी होने से बचाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस और अनेक उपचयी क्रियाओं को एंजाइमों का सहघटक, यानी कि ये बहुत सारी चीज़ों को पचाने में भी करता है मैग्नीशियम, समझ रहे हो, तो इसीलिए बोल रहा है कि क्या करिए, किडनी की पथरी को बनने से रोकना है तो मैग्नीशियम ज़्यादा खाइए। कौन सा फल जो है स्कर्वी रोग के उपचार के लिए उपयोगी है। स्कर्वी मतलब क्या होगा, विटामिन सी चाहिए उसके लिए, तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, आंवला मिलता है, तो आंवला खाइए, आपका स्कर्वी रोग नहीं होगा। एक संतुलित आहार में निम्न पोषक तत्व किस अनुपात में होना चाहिए। तो प्रोटीन कितना होना चाहिए, वसा कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए। तो जितना भी आप खाना खा रहे हो उसके आधा प्रोटीन लीजिए। जैसे आप जितना भी खाओ उसमें आधा प्रोटीन होना चाहिए, 1/4 जो होना चाहिए वसा होना चाहिए, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। बस इतना याद रखो कि आधे हमको चाहिए प्रोटीन और 1/4 चाहिए वसा, और बाकी जो बच गया उसमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए। 3/5 टाइम्स जो है कार्बोहाइड्रेट चाहिए। किस पोषक तत्व को प्रति ग्राम से अधिक ऊर्जा मिलती है। तो याद रखना, फैट से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसी से मिलेगा, तो फैट से मिलेगा, वसा से मिलेगा। आज पूछेगा किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी मंद बुद्धि या बौना रोग होता है। इसको बीमारी का नाम क्या है, बीमारी का नाम है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में या तो मंद बुद्धि हो जाता है, साथ में व्यक्ति बौना रहता है, तो आयोडीन की कमी कारण। इसलिए बोला था कि बच्चों को आयोडीन खिलाना चाहिए, इससे क्या होता है, उनका दिमाग तेज़ रहता है। आयोडीन की कमी से क्या होगा, उनका मंद बुद्धि हो सकते हैं, साथ में बौना भी हो सकते हैं। कौन सा विटामिन जो शरीर के रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगर आपको प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर करना है तो विटामिन ए खाइए। आपको बताया भी थे कि विटामिन ए खाइए, आपको शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा करता है, रोग से बचाता है। विटामिन सी भी आपको प्रतिरक्षा से बताता है, मतलब कोई भी संक्रमण है उसको फैलने से रोकता है, तो विटामिन ए ही रोकता है, आपको याद रखिएगा। विटामिन डी की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। याद रखना, विटामिन डी अगर बॉडी को आपको नहीं मिलेगा तो आपको कैल्शियम कमजोर हो जाएगा। कैल्शियम कमी होगा, इससे क्या होगा, आपको हड्डी कमजोर हो जाएगा, समझ गए। तो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसके लिए विटामिन डी तो आपको लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट पेज है शायद इस चैप्टर का, हाँ लास्ट पेज है, ध्यान से देखिएगा। विटामिन के कार्य लिखा हुआ है, इसके नाम दिए गए हैं, स्रोत दिए गए, इसका प्रभाव क्या होता है और कमी से क्या हो सकता है। इससे पहले एक पॉइंट है, विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये विभिन्न रोगों के शरीर की अच्छा भी करते हैं। तो विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए इसमें पढ़ने वाली क्या बात है, इसमें आप याद रखिएगा कि विटामिन का जो उपनाम है या दूसरा नाम जो है वो बहुत पूछता है आपसे एग्जाम में। जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। चलिए पहले इसका नाम ही देख लेते हैं एक बार में। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, ऑलरेडी बताए थे अभी। विटामिन ए को बोलते हैं टोकोफेरॉल। किसको टोकना है भाई, तो विटामिन ए को टोकना, टोकोफेरॉल। विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन, के से किंग, के से क्यूनॉन, के से किंग, के से क्यूनॉन। तो फिलोक्विनोन हो गया विटामिन के का नाम, ठीक है। तो ये जो है इसके सब के सब देखो वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील किसको छोड़ के हो जाएगा, विटामिन बी और विटामिन सी को छोड़ के जितना भी विटामिन रहेगा सब के सब वसा में घुल जाएगा, यानी फैट में उसको घुला सकते हैं। जैसे तेल है, तेल में आराम से विटामिन आपको मिल जाएगा, विटामिन ए, डी, ई और के मिल जाएगा। ये सब के सब क्या फैट सेलुबल है जो कि वसा में घुल सकता है। तो पढ़ लेते भाई इनको चारों पाँचों के बारे में। विटामिन ए के बारे में बोला गया है कि ये इसका दूसरा नाम रेटिनॉल है। इसका स्रोत कहाँ से मिलेगा भाई, तो विटामिन ए के लिए आप खाइए कैरोटीन युक्त फल खाइए, जैसे कि गाजर हो गया। यकृत एवं आंतरिक श्लेष्मा कोशिकाएं, यानी कि लीवर खा सकते हो आप, जानवर का लीवर खाइए, जहाँ से भी खाइए लीवर खाइए। लीवर में क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। और साथ में याद रखिएगा कि कैरोटीन युक्त फल जो है ये भी आपको विटामिन ए प्रोवाइड है। जैसे कि गाजर है, गाजर में विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें कैरोटीन है। उसी कारण क्या होता है, उसका रंग पीला होता है। इसे याद रखना, दूध का भी जो रंग होता है वो पीला क्यों होता है, कैरोटीन के कारण होता है। तो आप दूध भी ले सकते हो।
ऐसे प्रभाव क्या पड़ता है, दृष्टि रंगों का संश्लेषण एपिथेलियम नामक बीमारी हो सकता है। एक सेकेंड, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास होता है, ये मतलब इसको बढ़ा ही दिया गया है, बेहतरी क्या हो सकता है। तो दृष्टि रंगों का संश्लेषण करने में हेल्प करता है, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास करने में हेल्प करता है विटामिन ए। अगर कमी हो जाएगा विटामिन ए के तो कॉर्निया के त्वचा के कोशिकाओं का विकास होता है, यानी कि आपको दिखाई देना कम हो जाएगा। कुल मिलाकर ये कॉर्निया डैमेज करेगा आपका। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, ये आपको मिलेगा मक्खन से मिल सकता है, यकृत से मिलेगा, मछली के तेल से मिलेगा, गुर्दा से मिलेगा, अंडा से मिलेगा, इससे मिलेगा, सूर्य के प्रकाश से तो मिलता ही मिलता है। इससे क्या फ़ायदा है भाई, तो कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय होता है, यानी कैल्शियम और फास्फोरस का क्या होता है, पाचन होता है। इससे क्या होगा, विटामिन डी से क्या होगा, कैल्शियम और फास्फोरस मिला, इसका मतलब क्या होगा, हड्डियों और दांतों में वृद्धि होगा। देखो सब कनेक्टेड है। विटामिन डी से हमको कैल्शियम और फास्फोरस का पचना हो रहा है, और हम जानते हैं कि हड्डी या दांतों की वृद्धि के लिए कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए, यानी इसकी हेल्प से इसका भी विकास हो गया है कि नहीं। लेकिन कमी होगा तो क्या आपको होगा, सूखा रोग होगा, जिसको आप ऑस्टियोमेलेसिया बोलते हैं। बॉडी आपको पूरा सूख जाएगा। देखते बहुत से बच्चा लोग को देखते एकदम सूखल रहता है, या कोई आदमी को देखा पूरा सट जाता है, उसको हड्डी दिखाई दे रहा होता है, सूखा रोग हो जाता है, उसको हड्डी पतला हो जाता है। विटामिन डी को कारण होता है, इसको सूखा रोग बोलते हैं, ऑस्टियोमेलेसिया बोलते हैं। वयस्कों में इसका रिकेट्स, देखो हाँ सूखा रोग बोलते हैं वयस्कों के लिए। अगर बच्चा में अगर होता है वही रोग तो उसका नाम चेंज कर जाएगा। आपसे पूछ भी सकता है क्या रिकेट्स बड़े व्यक्ति में होता है, नहीं, रिकेट्स सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों में होगा, उनका हड्डियाँ टेढ़ा हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। विटामिन ए को बोलते हैं टोकोफेरॉल, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। कहाँ से मिलेगा आपको तेल से मिल सकता है, गेहूँ से मिलता है, अंडे की जर्दी से मिलता है। अंडा का जर्दी समझते हो, बीच वाले पार्ट को अंडा का जर्दी बोलते हैं। साथ में आपको सोयाबीन से मिलेगा, तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी और सोयाबीन से आपको मिलेगा विटामिन ई। ये क्यों खाना चाहिए, क्योंकि कोशिका कला की सुरक्षा करता है, जनन क्षमता को वृद्धि करता है, यानी कि प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगा आपको, पेशियों की कृशालता को बढ़ाता है, यानी कि जो आपको मांसपेशियाँ हैं उसको बेहतर बनाता है ये। अगर कमी होगा तो सिंपल सी बात है क्या होगा, आपको जनन क्षमता में कमी आएगा, बच्चे पैदा कर नहीं कर सकते हैं आप। एपिथेलियम आपका क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए विटामिन ई खाइए तो आपका जनन क्षमता बेहतर होगा। अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। ये भी क्या है, ये भी बसा में घुल जाएगा। आपको मिलेगा हरी पत्तीदार सब्जियों में मिलेगा, अंडा में मिलेगा, यकृत में मिलेगा, टमाटर में मिलेगा, गोभी में मिलेगा, सोयाबीन में मिलेगा। साथ में जो आंत के अंदर बैक्टीरिया बहुत सारे पाए जाते हैं, जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन के मिलता है। ये काम क्या करता है, विटामिन के आपको हेल्प करेगा, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का शोषण करने में हेल्प करेगा। यकृत यानी कि लीवर के अंदर प्रोथ्रोम्बिन का शोषण करने में क्या है, विटामिन के की बहुत भूमिका है। अगर आप नहीं खाते हो या विटामिन के की कमी हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, तो चोट पर रक्त का थक्का ना जमेगा, और ये क्या हमेशा खून बहते रहेगा। जैसे कहीं भी आपको हल्का कट छट गया तो खून जब बहना शुरू करेगा बहते रहेगा, बंद ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपके अंदर विटामिन के का कमी है। आपको इसे जल में घुल विटामिन की बात करते हैं, वाटर सोलुबल विटामिन है, जो कि जल में यानी कि पानी में घुल सकते हैं। जैसे कि नाम रखिए थायमीन। देखो थायमीन किसको बोलते हैं, विटामिन B1 को बोलते हैं। देखो सबका उपनाम तो बिल्कुल भी दिमाग में डाल लो। B1 को बोलते हैं थायमीन, B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लोविन, और B3 को बोलते हैं निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड। देखो तंबाकू वगैरह खाते हो, खैनी वगैरह खाते हो, उसमें क्या होता है, निकोटीन पाया जाता है। सिगरेट में भी निकोटीन पाया जाता है, चाय पिए तो उसमें भी निकोटीन होता है। तो B3 को बोलते हैं निकोटिनिक एसिड्स बोला जाता है। B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड्स। अब देखो बहुत सारे बच्चे जो 20 से लेकर 1 2 3 4 5 लगातार करने लगे, नहीं, सबके सब विटामिन नहीं है, ये फिक्स नंबर विटामिन है। जैसे विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B4 नहीं होता, B5 और B6 होता है। तो याद रखना, B3 को तो आपने बता दिया। विटामिन B5 का नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड्स। देखो नाम से पता चला कि 5 है, तो 5 है तो पेंटा तो होगा ही, तो पेंटोथेनिक अम्ल जो बोलेंगे वो B5 को बोलेंगे। B6 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन्स। क्लियर है। विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटिन। विटामिन B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड्स। विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन किसको बोलते हैं, विटामिन B12 को बोलते हैं। फॉलिक एसिड बोलते हैं विटामिन B9 को। विटामिन C को ऑलरेडी बता चुका है, एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोला जाता है। अब देख लेते हैं भाई कौन कहाँ से मिलेगा, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या फ़ायदा है क्या घाटा। तो विटामिन B1 यानी कि थायमीन क्यों चाहिए भाई, तो पहले तो सवाल है कि कहाँ से चाहिए मिलेगा हमको। अनाज से मिलेगा, फलिया से मिलेगा, सोयाबीन से मिलेगा, अंडा से मिलेगा। मांस के सह एंजाइम का घटक है, मांस भी इसके से भी मिलेगा। लेकिन याद रखना सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलेगा आपको विटामिन B1, तो अनाज से मिलने वाला। काम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट बसक उपचय क्रियाओं को सह एंजाइम का घटक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट को पचाने के लिए आपको विटामिन B1 चाहिए। आपने खाना खाया, पचने के लिए क्या चाहिए, विटामिन B1 चाहिए। इससे कमी से क्या हो सकता है आपको, बेरी रोग हो सकता है। बेरी रोग होता है विटामिन B1 के कारण। अब बात करते हैं विटामिन B2 को, जिसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन आपको मिलेगा पनीर से मिलेगा, अंडा से मिलेगा, हरी सब्जियों से मिलेगा, दूध, यकृत और मांस से मिलेगा।
इसका मेन काम क्या है? उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम फैट और एफएनए का गठन करना, यानी बहुत सारे सह एंजाइम का गठन करने के लिए विटामिन B2 चाहिए। इससे कमी से क्या हो सकता है? आपको कैलियोसिस हो सकता है, किलियोसिस उसको बोलते हैं, किलोसिस। आपसे पूछा किलोसिस बीमारी किसके कारण होता है? तो विटामिन B2 की कमी कारण होता है। विटामिन B2 से कमी कारण किलोसिस होगा। नेक्स्ट है विटामिन B3 जिसको बोलते हैं निकोटिनिक एसिड्स या निकोटिनिक अम्ल बोला जाता है हिंदी में। ये आपको मिल जाएगा ईस्ट में, मांस में, यकृत में, मछली में, अंडा में, दूध में, मटर में, मेवा में, मछली में। ये भी क्या कहता है? उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों का क्या कहता है? घटक करता है। इसकी कमी से क्या मिलेगा? विटामिन B3 कमी होता है तो आपको बॉडी में प्लेगरा नाम बीमारी फैलेगा। प्लेगरा किसके कारण? तो विटामिन B3 की कमी कारण होता है। विटामिन B5 की बात करते हैं तो अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली और गन्ना में मिलेगा विटामिन B5, जिसको आप बोलते हो पैंटोथेनिक एसिड्स। ये क्या करता है? तो ये करता है कोटोब्लिज के महत्वपूर्ण है सह एंजाइम का घटक, ये भी है। इसी कमी से आपको हो सकता है चर्म रोग होगा, वृद्धि कम होना शुरू हो जाए, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा विटामिन B5 का। आपके जो जनन क्षमता वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो याद रखना पैंटोथेनिक एसिड्स यानी विटामिन B5 बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B6 की बात करते हैं, आपको मिलेगा दूध, ईस्ट, अनाज, मांस और यकृत में मिलेगा अमीनो अम्ल के उपपचय, यानी कि अमीनो अम्ल है जो कि प्रोटीन के बाद क्या बनता है? अमीनो अम्ल बनता है। अब अमीनो अम्ल को पचाने के लिए विटामिन B6 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कमी से आपको रक्त क्षीणता होता है, यानी कि रक्त जो है आपको ब्लड बहुत पतला हो जाएगा। इससे क्या होगा? आपका BP बढ़ सकता है। आपको जो चर्म रोग हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारी जो होगा चमड़ा से रिलेटेड होगा। साथ में पेशीय ऐठन हो रहा है, यानी विटामिन B6 कमी आया है। पेशीय ऐठन मतलब बहुत सारी जगह नस बस चढ़ जाना, यानी विटामिन B6 कमी हो रहा है। विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटीन। बायोटीन ये आपको मिलेगा मांस में, मिलेगा गेहूँ, अनाज, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी और फल में मिलेगा। चॉकलेट में याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं चॉकलेट में क्या पाया जाता है? तब बोलिएगा विटामिन B7 यानी कि बायोटीन पाया जाता है। इससे क्या फ़ायदा है? तो बसी और अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण करता है, यानी कि बसी और अमीनो अम्ल को पचाने में हेल्प करेगा ये, जैसे कि B6 करता है वैसे B7 करेगा। इससे क्या होगा? घाटा क्या है? तो चर्म रोग हो सकता है, बालों का झड़ना भी हो सकता है। तो विटामिन B7 कारण क्या होता है? बालों का झड़ना और आपको चर्म रोग हो सकता है। तो बाल झड़ने से बचाना तो आपको खाना पड़ेगा विटामिन B7, और पेशीय ऐठन दूर करना तो विटामिन B6 खाना पड़ेगा। अब बात करते हैं विटामिन B9 जिसको बोलते हैं फॉलिक समूह या फॉलिक एसिड बोल सकते हो आप। ये भी आपको हरी पत्ती सब्जियां, यकृत, सोयाबीन, यीस्ट और फलियां में मिलेगा। वृद्धि रोगाणुधों का निर्माण करता है। वृद्धि रोगाणुधों का निर्माण करता है, यानी कि रुधिराणुओं का निर्माण करता है। DNA का संश्लेषण करने में हेल्प करता है आपका फॉलिक एसिड यानी कि B9। इसकी कमी से क्या हो सकता है? आपको रक्त क्षीणता, वृद्धि में कमी, दो चीज़ें होंगी। अगर ब्लड पतला हो जाएगा आपका ग्रो कम होना शुरू हो जाएगा। विटामिन B2 जिसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन, ये आपसे क्या होता है? मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध और आंत में बैक्टीरिया से आपको मिलेगा। वृद्धि रुधाणुओं का निर्माण करता है, निक्लिक अम्लों का संश्लेषण करता है। इससे आपको क्या है? घाटा क्या है भाई? अगर नहीं मिलता है तो आपको रक्त क्षीणता होगा, साथ में तंत्रिका तंत्र का विकार उत्पन्न हो जाएगा। तो विटामिन B12 चाहिए। विटामिन C को बोलते हैं अस्कॉर्बिक एसिड, जो कि आंवला, नींबू और खट्टे टमाटर, फलों से मिलेंगे। आपको याद रखना है मिर्च से भी विटामिन C मिलता है। इससे क्या है भाई फ़ायदा? तो अंदर कोशिका सीमेंट्स की तरह काम करता है। कोलेजन तंतुओं को निर्माण करने में या कोलेजन तंतुओं को बनाने में हेल्प करेगा विटामिन C। अस्करी रोग हो सकता है अगर विटामिन C कमी कारण। मसूड़ों का सूजन हो सकता है, अगर मसूड़ा में सूजन है तो समझिए कि विटामिन C कमी है, इसलिए आप क्या खाइए? आंवला खाइए। लास्ट पॉइंट बना के दिखा गया विटामिन K का रासायनिक नाम जो है ये फिलोक्विनिन है, जिसका काम है रक्त अस्कंदन यानी रक्त का जमाना तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना। याद रखना है रक्त का अस्कंदन करना और साथ में यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना। फिलोक्विनिन बहुत इंपॉर्टेंट यानी विटामिन K इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एक चीज़ और कर दे रहा हूँ, क्या उल्टा रिवीजन करा दे रहा हूँ कि इसी कमी से क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विटामिन A को बोलते हैं रेटिनॉल, इसी कमी से आपको कॉर्निया ख़राब होगा यानी वो दिखाई नहीं देगा, रतौंधी होगा आप। विटामिन D को बोलते हैं कैल्सीफेरो, इससे क्या कमी से होगा? सूखा रोग होगा बड़े व्यक्तियों में, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया, और बच्चों में हो जाएगा रिकेट्स। विटामिन E को बोलते हैं टोकोफेरोल, इसकी कमी से आपको हो जाएगा जनन क्षमता यानी आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते ठीक से। साथ में आपको जो एपिथेलियम ग्लैंड है वो भी क्या हो जाएगा? कमज़ोर पड़ जाएगा। विटामिन K की बात करते हैं तो विटामिन K को बोलते हैं फिलोक्विनिन, इसकी कमी से आपको चोट लगने पे क्या होगा? रक्त नहीं जमेगा, आपको रक्त बढ़ते रहेगा। विटामिन B का नाम क्या था? फिलोक्विनिन नाम था। तो ये था जो सब के सब क्या है? ये वसा में घुलनशील है। कुछ जो है वाटर से लेवल है वो है B और C, और विटामिन B के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो पढ़ा जाता है B1 जिसको थायामीन बोलते हैं, आपसे बेरी रोग होगा। विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन की कमी से होता है किलोसिस नामक बीमारी होगा। किलोसिस बीमारी किससे होगा? विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लोविन की कमी होगा। प्लेगरा बीमारी किससे होगा? तो प्लेगरा बीमारी जो आपको मिलेगा B3 विटामिन से कमी से होगा, जिसको निकोटिनिक एसिड्स बोला जाता है। चर्म रोग या आपको वृद्धि कम होना, बाल सफ़ेद होना, जनन क्षमता कम होना, आपको विटामिन B5 के कारण।
इसको पेंटोथेनिक एसिड्स बोला जाता है। आपकी रक्त पतला हो जाएगा, चर्म रोग होगा, साथ में पेशी ऐठन होगा, इसके लिए आप B6 खाइए, यानी कि पायरिडॉक्सिन्स खाइए। चर्म रोग होगा, बालों को झड़ना शुरू हो गया तो आप बायोटिन लीजिए, यानी कि B7 खाइए। रक्त में क्षीणता यानी वृद्धि कमी हो रही है तो इसके लिए आप फॉलिक एसिड्स खा सकते हो, B9 जिसको बोलते हो। वही बात करते हैं रक्त क्षीणता और तंत्रिका तंत्र में विकार होना शुरू हो जाए तो विटामिन B12 लीजिए, जिसका दूसरा नाम है साइनोकोबालामिन। स्कर्वी रोग हो गया, मसूड़ों में सूजन हो रहा है, इसके लिए विटामिन C लीजिए, जिसको आप स्कोरिक एसिड्स बोलते हैं। तो ये था हमारा 4th नंबर चैप्टर, जिसका नाम था पोषण, न्यूट्रिशन। तो ख़त्म हो गया। इसको बार बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और याद कर जाएगा। ये सिंपली क्या है, रिवीजन वाला टॉपिक है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।